गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम 1 से 30 सितंबर के बीच बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70 क्वेश्चंस रिवीजन करेंगे। अगर आप भी हरियाणा की किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को PDF के रूप में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो प्राइस आपको दिख ही रहे हैं। आपको बस करना ये है कि इस कोड को आपको स्कैन करके हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है जो पेमेंट आपने की है, और जितने महीने की आप पेमेंट करेंगे उतने महीने का स्क्रीनशॉट आप हमारे पास भेज देंगे तो PDF फाइल हम उतने महीने की आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। तो आप वीडियो को अवॉइड करके PDF से भी हमारे करंट अफेयर्स प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें पढ़कर अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने हमारे पिछले महीने की टॉप 70 क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। उसको मैंने आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी दे दिया है, तो उसे भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लेट ज़रूर हो गई है क्योंकि मुझे YouTube के अलावा अन्य चीज़ों पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अब मैं जो YouTube है वो फुल टाइम नहीं कर पा रहा हूँ, पार्ट टाइम के तौर पे कर पा रहा हूँ। तो आपको जो वीडियो है मंथली वो हालांकि मिल जाएंगी, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कंटिन्यू आपको मंथली वीडियो मिलती रहेंगी और हो सके तो वीकली भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँ। खैर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि कौन सा हाईवे देश का पहला इलेक्ट्रिक्स वाहन हाईवे बन गया है? तो ये बना है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जो है वो बना है। इसके बाद है प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं से युक्त इंटरनेशनल मसाला मंडी मार्केट कहाँ पर विकसित की जाएगी? तो ये जो मसाला मंडी है ये विकसित की जाएगी सोनीपत के अंदर। सोनीपत जिले के सेरसा गांव के अंदर ड्राई फ्रूट, दाल और मसाला मार्केट को 16 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज और कनेक्टिविटी की सुविधाएं भी यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाएंगी। मार्केट के बनने से प्रदेश के अंदर व्यापार भी बढ़ेगा और GST भी आएगा। वैसे GST के मामले में आपको बता दूं कि गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा GST लोगों के द्वारा वसूल कर रही है। मैंने कुछ दिन पहले क्या मैंने कल ही एक वॉशिंग मशीन परचेज़ की थी जिसका प्राइस 6000 था। उसमें से 1000 रुपये GST के रूप में गए हैं, यानी कि ओरिजिनल जो प्राइस था उस वॉशिंग मशीन का वो 5000 था, जो कि मुझे 1000 रुपये टैक्स देके 6000 में मिली। खैर अगर आप मेरी उस अनबॉक्सिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मैंने अपने दूसरे चैनल ट्रू अनबॉक्सिंग पे डाल दी है, आप उसे देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छी है। फ्लिपकार्ट से मैंने उसे ऑनलाइन मंगाया था। खैर चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा पुलिस के कितने पुलिस अधिकारियों को वर्ष 2021 के लिए जांच में उत्कृष्टता के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है? तो ये किया गया है 14 जो अधिकारी हैं उनको। स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा पुलिस के 14 अधिकारी व जवानों को पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। 2 पुलिसकर्मियों को पुलिस वीरता पदक, जिनके अंदर राकेश कुमार ASI और पवन कुमार कांस्टेबल शामिल हैं। राष्ट्रपति पुलिस पदक से डॉक्टर CS राव और ADGP हैं जो कि इन्हें सम्मानित किया गया है। पुलिस अकादमी मधुबन को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए भी चुना गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने अकादमिक परिसर के अंदर कितनी पुस्तकों का लोकार्पण किया है? तो ये लोकार्पण किया गया है 2 पुस्तकों का। महाकवि सूरदास सम्मान से सम्मानित सोनीपत के साहित्यकार डॉक्टर संतराम देसवाल की 21वीं सदी के ललित निबंध और हरियाणवी लोक साहित्य में कड़का विधा नामक 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया। सोनीपत की कवित्री डॉक्टर राजकला देसवाल ने उजली राहें नामक कविता संग्रह को भी लोकार्पित किया। इसके बाद है किस जिले के गांव खानपुर खुर्द में 5 एकड़ भूमि पर लाड़ो की बगिया ऑक्सीजन्स का वर्चुअल शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया झज्जर के अंदर। देश भर में लगाए जा रहे ऑक्सीवन की श्रृंखला में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाली तीज के अवसर पर झज्जर जिले के गांव खानपुर खुर्द में 5 एकड़ भूमि पर लाड़ों की बगिया ऑक्सीजन का वर्चुअल शुभारंभ किया है। इस अवसर पर करीब 500 बेटियों ने 500 पौधे लगाए हैं, जिनकी देखभाल करने का कार्य भी वे स्वयं ही करेंगी। इसके बाद है हाल ही में लॉन्च की गई किस पुस्तक में वन विभाग के द्वारा की जा रही गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी गई है? तो ये दी गई है धरोहर की। 72वें वन महोत्सव पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पौधशाला ऐप लॉन्च की है। 72वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर प्रदेश के अंदर 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने धरोहर नामक पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें वन विभाग के द्वारा की जा रही गतिविधियों की विस्तृत जानकारी भी
दी गई है। यह पुस्तक हरियाणा में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और योजना बनाने के लिए नीति निर्माताओं, वन प्रबंधकों, शिक्षाविदों और नागरिकों के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी। इसके बाद है मुख्यमंत्री ने किस पूर्व IAS अधिकारी व कवयित्री के द्वारा संकलित पुस्तक हरियाणा पर्यावरण और प्रदूषण कोड का लोकार्पण किया है? तो ये किया गया है धीरा खंडेलवाल के द्वारा। इसके बाद है हरियाणा सिविल सचिवालय में लघु प्रदर्शनी और डिजिटली सूचना पट का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। हरियाणा सिविल सचिवालय में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा का योगदान पर आधारित लघु प्रदर्शनी और डिजिटली सूचना पट का शुभारंभ किया गया। ऐसे में आज़ादी का इतिहास कहानियाँ डिजिटल पट पर लगाई गई ताकि लोग उनसे प्रेरणा भी ले सकें। इसके बाद है हाल ही में मुख्यमंत्री ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है AAS यानी कि आस सॉफ्टवेयर। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर को हाल ही में लॉन्च किया है। अब जनता को घर द्वार पर ही इन योजनाओं का लाभ मिल सकेगा और कोताही बरतने वाले अफसरों पर गाज गिरेगी। तो ये जो आस ऐप है यानी कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर, ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत अपीलेट अथॉरिटी के अंदर कोई भी अपील करता है तो सबसे पहले वहाँ पर उसकी अपील जाती है। इसके बाद अधिकारी या कर्मचारी को तय समय सीमा के अंदर इस काम को जो है वो करना होता है और समय सीमा में काम न होने पर वरिष्ठ अधिकारी जो है उसके पास उसकी फाइल चली जाती है। दोनों स्तर पर काम नहीं होने पर कमीशन उनके पास जो आवेदन है वो चला जाता है। निर्धारित समय सीमा के अंदर काम न करने पर जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। अधिकारी या कर्मचारी पर 3 बार जुर्माना लगाने पर जो है वो कार्रवाई जो है वो की जा सकती है और उसे नौकरी से भी हटाया जा सकता है। तो काफ़ी अच्छा ये शुरुआत की गई है, लेकिन ये सिर्फ कागज़ों में ही सिमट के रह जाएगी तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, इसे उतारना चाहिए ऑफिशियली और लागू करना चाहिए अच्छी तरह से ताकि हर लोगों को ऐसी सेवाओं का लाभ मिल सके। ये नहीं है कि वोट बटोरने के लिए न्यूज़ में डाल दी खबर और जो अपना फॉर्मेलिटी है वो पूरी हो गई। ऐसा गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए क्योंकि अधिकतर काम गवर्नमेंट ऐसे ही करती है, अपनी वोट के लिए फॉर्मेलिटी करती रहती है। शायद ये भी वोट के लिए किया हो। खैर चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता व लेखिका के द्वारा लिखित पुस्तक लोकपुंज का विमोचन किया है? तो ये किया गया है डॉक्टर संजीव कुमारी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण व पानी की बचत आज की आवश्यकता बन गई है और इसी कड़ी में हर किसी को अपना योगदान भी देना होगा। इसके बाद है भारत का कौन सा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो सेक्टर के अंदर सबसे आगे है? कौन सा राज्य यहाँ पर पूछा गया है? तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो हरियाणा राज्य है हमारा वही सबसे आगे है। तो यहाँ पर एक चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर दिखाया गया है कि हरियाणा के अंदर जो प्रोडक्शन है वो किस किस चीज़ के कितने परसेंटेज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 80% एक्सवेटर्स का, 60% टू व्हीलर्स का, 52% क्रेन्स का और 50% कार का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हरियाणा के अंदर होता है। तो हरियाणा के गुड़गांव के अंदर ज़्यादातर, मानेसर के अंदर इस तरफ ये काम होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा के किस पैरालंपिक खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता गया है हरविंदर सिंह के द्वारा। आप फोटो में देख सकते हैं। पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने पर खिलाड़ी हरविंदर सिंह को हरियाणा खेल नीति के तहत 12.5 करोड़ रुपए की इनामी राशि, सरकारी नौकरी व अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसके बाद है वर्तमान में हरियाणा में कृषि की विकास दर कितने प्रतिशत है? तो हरियाणा के अंदर कृषि की विकास दर है 6.3%। इसके बाद है हरियाणा के मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन ने किसके द्वारा रचित बूंद बावरी किताब का लोकार्पण किया है? तो ये किया गया है धीरा खंडेलवाल के द्वारा। इसके बाद है हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता गया है गोल्ड पदक। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। जो मनीष नरवाल हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 50 मीटर पिस्टल SH1 के अंदर यह गोल्ड मेडल जीता है और 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल इनके द्वारा जीता गया है। ये मेडल जीतकर टोक्यो समर पैरालंपिक्स 2020 में मनीष नरवाल के द्वारा एक इतिहास रचा गया है। मनीष मूल रूप से सोनीपत जिले के रहने वाले हैं और 27 वर्ष पूर्व उनके पिता दिलबाग सिंह नरवाल फरीदाबाद में आकर रहने लगे थे।
18 वर्षीय मनीष नरवाल सेक्टर 70 रॉयल हेरिटेज सोसाइटी IMT के अंदर रहते हैं। उनके पिता दिलबाग सिंह जो हैं उनका अपना खुद का व्यवसाय है। यहाँ पर मनीष नरवाल की बात हो रही है तो इनके बारे में आपको बता देता हूँ कि इनका पूरा नाम मनीष नरवाल ही है और इनका जो जन्म है वो 17 अक्टूबर 2001 को हरियाणा के सोनीपत के ज़िले के अंदर हुआ था। वर्तमान में इनकी उम्र 19 साल है। इनके पिता का नाम दिलबाग सिंह है। ये एयर पिस्टल शूटिंग से जो खेल है उसे संबंध रखते हैं और उपलब्धि के तौर पर इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। मनीष नरवाल ने 2018 के अंदर जकार्ता के अंदर आयोजित एशियाई खेलों में 50 मीटर तथा 10 मीटर खेल इवेंट्स में गोल्ड और ब्रांज मेडल जीता है। इन्होंने सिडनी में आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2019 में अपना परचम लहराते हुए 3 कांस्य पदक जीते हैं। मनीष नरवाल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए साल 2020 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस प्रदेश के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया गया है। तो ये किया गया है पुणे के स्टेडियम का नाम बदलकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम से सेना खेल संस्थान पुणे के आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया है। यह उद्घाटन समारोह सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और नीरज चोपड़ा की मौजूदगी के अंदर हुआ है। इसके बाद है हाल ही में चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है बनवारी लाल पुरोहित को। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने कर्तव्यों के अलावा पंजाब के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को नियुक्त किया है। उन्हें चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में भी नियुक्त किया गया था। बनवारी लाल पुरोहित की पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्तियां पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले होती हैं जो कि 2022 में होने वाले हैं। इसके बाद है भारत का कौन सा राज्य पैसेंजर व्हीकल बनाने में पहले नंबर पर है। तो पैसेंजर व्हीकल बनाने में पहले नंबर पर भारत के अंदर हरियाणा ही राज्य है। यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं जिसके अंदर बताया गया है कि इस मामले में राज्य के अंदर पैसेंजर व्हीकल बनाने में हरियाणा ही सबसे बेस्ट है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में रेलवे ने UVC डिवाइस तैयार करवाया है। तो ये डिवाइस तैयार किया गया है हिसार के अंदर। यात्रियों को संक्रमण से बचाने के लिए रेलवे विभाग ने अपनी अनूठी पहल शुरू की है। रेलवे ने UCV नामक डिवाइस तैयार कराई है। इसे रोबोट के द्वारा संचालित किया जाएगा। इस डिवाइस में मात्र 2.30 मिनट में एक बोगी को सैनिटाइज किया जा सकेगा। इस तकनीक का इस्तेमाल पहली बार किया जा रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले के गांव हाबड़ी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। तो ये बनाया गया है कैथल के अंदर। हरियाणा में 11वां हॉकी का सिंथेटिक मैदान तैयार हो गया है। अब कैथल के गांव हाबड़ी में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी के मैच हो सकेंगे। सीएम मनोहर लाल 4 जून को इसका उद्घाटन करेंगे। गांव हाबड़ी हॉकी का एक हब भी माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उजली राहें नामक कविता संग्रह को किसके द्वारा लिखा गया है जिसका हाल ही में विमोचन हुआ है। तो ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर राजकला देसवाल के द्वारा। फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने अकादमी परिसर में 3 पुस्तकों का लोकार्पण किया है। महाकवि सूरदास सम्मान से सम्मानित सोनीपत के साहित्यकार डॉक्टर संतराम देसवाल, 21वीं सदी के ललित निबंध और हरियाणवी लोक साहित्य में गढ़का विधा नामक 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया। सोनीपत की कवित्री डॉक्टर राजकला देसवाल ने उजली राहें नामक कविता संग्रह को लोकार्पित किया। इसके बाद हरियाणा सरकार ने हाल ही में हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया है। इसके पहले CEO कौन बने हैं। तो ये CEO बने हैं शरणदीप सिंह। सरकार ने IAS राजीव रतन को वर्तमान कार्यभार के अलावा CP ग्राम PG पोर्टल के नोडल अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा है। SES अधिकारी मुकुंद वर्तमान कार्यभार के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव का जिम्मा भी संभालेंगे। इसके बाद ESFB ने क्रिकेटर स्मृति बंधारा के अलावा किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इसे अच्छे से आपको याद करके रखना है। तो ये किया गया है रानी रामपाल को। आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। इक्टोस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 5 सितंबर 2021 को
इक्टियोस स्मॉल फाइनेंस की 5वीं वर्षगांठ के दौरान की गई थी। रानी रामपाल के बारे में जिक्र करें तो रानी रामपाल भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी। उन्होंने 2010 विश्व कप में 15 साल की उम्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वह भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही हैं और 2017 में एशिया कप, एशियाई खेलों 2018 में रजत, एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2018 के अंदर और रजत, और 2019 में FIS सीरीज़ का फाइनल भी जीत चुकी हैं। स्मृति मंदाना के बारे में बात करें तो स्मृति मंदाना को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में मान्यता दी गई है। इसके बाद है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा लोक कवि दयाचंद मायना सम्मान किस वर्ष से शुरू किया गया है? तो ये सम्मान शुरू किया गया है 2021 से। अकादमिक द्वारा यह सम्मान वर्ष 2021 से लोक साहित्य एवं संस्कृति वर्ग के अंतर्गत लोक कवि दयाचंद मायना सम्मान के नाम से आरंभ किया जा रहा है। इस सम्मान की राशि 2 लाख रुपए होगी। इसके बाद है हरियाणा में कहाँ पर मारुति का दूसरा बड़ा प्लांट लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा खरखोदा के अंदर। मारुति सुजुकी कंपनी हरियाणा में अपना दूसरा बड़ा प्लांट लगाएगी। मारुति सोनीपत जिले के खरखोदा में 900 एकड़ क्षेत्र में अपना यह प्लांट स्थापित करेगी। इससे हरियाणा के औद्योगिक स्वरूप में बदलाव होगा और जॉब की भी भरमार होगी। मारुति करीब 800 एकड़ ज़मीन में अपनी कारें बनाएगी, जबकि 100 एकड़ ज़मीन में सुजुकी की मोटरसाइकिलें बनाई जाएंगी। प्लांट एक ही होगा, लेकिन उसमें कारों के साथ साथ मोटरसाइकिलें भी बनेंगी। इसके बाद है हाल ही में किसे विश्ववरेण्य सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नीलम दुहन को। इसके बाद है किसने टाटा AIA इंश्योरेंस के साथ अपनी पहली ब्रांड साझेदारी की है? तो ये की गई है नीरज चोपड़ा के द्वारा। नीरज चोपड़ा के बारे में आपको बताई है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में अमेजन अपना 7वां बड़ा भंडारण केंद्र बनाएगा? तो ये बनाएगा गुरुग्राम के अंदर। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा पासपोर्ट बनाने की सुविधा किस विभाग से शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक विभाग से। इस नई सुविधा के बारे में पोस्ट ऑफिस ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है और इन्होंने ट्वीट में लिखा है कि अब अपने नज़दीकी डाकघर के CSC काउंटर पर पासपोर्ट के लिए पंजीकरण और आवेदन करना सरल हो गया है। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस के कॉमन सर्विस सेंटर काउंटर पर जाना होगा और रजिस्ट्रेशन कराकर आवेदन करना होगा। सरकार विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए ऑनलाइन काम को बढ़ावा दे रही है। इसके बाद है हरियाणा में लड़कियों के बाल विवाह को रोकने के लिए जींद जिले के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने कौन सी टीम तैयार की है? तो ये टीम तैयार की गई है टीम लाडो। सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के संस्थापक सुनील जागलान ने, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के संस्थापक सुनील जागलान हैं। इन्होंने हरियाणा में लड़कियों के बाल विवाह को रोकने के लिए अपनी टीम लाडो को ग्राउंड पर सक्रिय कर दिया है। सुनील जागलान ने बताया कि मैं कई वर्षों से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लड़कियों को ट्रेनिंग देकर उनको टीम लाडो से जोड़ रहा हूं। आज देश भर से हजारों लड़कियां टीम लाडो से जुड़ी हुई हैं। अब उन्हें लड़कियों के बाल विवाह रुकवाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई है कि किस तरह वो अपना बिना नाम बताए अपने आसपास से इस कुप्रथा को ख़त्म करवाने में मदद भी कर सकती हैं। इसके बाद हरियाणा के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं हरिपाल वर्मा। हरियाणा को नए लोकायुक्त अब मिलने जा रहे हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जस्टिस हरिपाल वर्मा को ये शपथ दिलाएंगे। इनसे पहले जस्टिस NK अग्रवाल यह कमान संभाले हुए थे। उनका कार्यकाल कुछ समय पहले ही समाप्त हो गया था। वैसे हरियाणा में कानूनी संशोधन के बाद लोकायुक्त को पिछली पेंशन की राशि घटाकर वेतन दिया जाएगा। इस पद पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस वर्मा हरियाणा के 5वें लोकायुक्त होंगे। इसके बाद है हरियाणा की भूमि से सांसद बनने वाले गुर्जर बिरादरी के पहले नेता कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये हैं हरि सिंह। हरियाणा की भूमि में गुर्जर बिरादरी के सबसे पहले सांसद बनने वाले चौधरी हरि सिंह नलवा का उनके पैतृक गांव ऊझा में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पेशे से वकील हरि सिंह रावल का जन्म गाँव ऊझा के साधारण किसान परिवार में हुआ था। रावल उच्च शिक्षित होकर पहले टीचर और फिर वकील बने और उन्होंने टैक्स में प्रैक्टिस की। रावल ने कांग्रेस में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और समालखा हलके से 2 बार विधायक भी बने हैं और कांग्रेस की टिकट पर 2 बार राज्यसभा के सांसद भी चुने गए हैं। इसके बाद हरियाणा के किस जिले के गांव गिगनाऊ में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास किया गया है? तो ये किया गया भिवानी के अंदर। हरियाणा युवा आयोग का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मुकेश गौड़ को। भिवानी जिले के किस गांव में 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं
तिगड़ाना गांव के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हड़प्पाकालीन सभ्यता से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एक दो जरूर एग्जाम्स के अंदर आ जाता है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आ सकता है। तिगड़ाना गाँव को आपको अच्छे से याद करके रखना है, जो कि भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। हरियाणा के किस जिले में आर्मी मैन भूपेंद्र घनघस ने साउथ कोरिया में आयोजित एशियन रोइंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता गया है भिवानी के आर्मी मैन भूपेंद्र घनघस के द्वारा। इसके बाद है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल से भारत में किस देश के राजदूत ने शिष्टाचार भेंट की है? तो ये शिष्टाचार भेंट की गई है पोलैंड के राजदूत के द्वारा। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल से भारत में पोलैंड के राजदूत प्रोफेसर एडम बर्कोवस्की के द्वारा ये भेंट की गई है। कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल भी इस मौके पर मौजूद थे। बैठक के अंदर पोलैंड सरकार के सहयोग से भारत विशेष रूप से हरियाणा के लिए विकास क्षेत्रों की पहचान करने व निवेश को लेकर चर्चा इसके अंदर की गई। हरियाणा में निवेश करने की दिशा में रुचि व्यक्त करते हुए प्रोफेसर एडम बर्कोवस्की ने सोनीपत और रोहतक में स्थापित की जा रही मेगा फूड पार्कों में निवेश की संभावनाएं तलाशने के लिए हरियाणा सरकार से सहयोग की मांग की है। इसके बाद है, हरियाणा सरकार ने हाल ही में नर्सों का पदनाम बदला है, अब उन्हें किस नाम से पुकारा जाएगा? तो ये पुकारा जाएगा नर्सिंग ऑफिसर के नाम से। हरियाणा में अब नर्सिंग सिस्टर्स को नर्सिंग ऑफिसर कहा जाएगा। प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी अधिसूचना जारी किए जाने के बाद हरियाणा नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मुलाकात की है। नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार अब केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के अस्पतालों में कार्यरत सभी स्टाफ नर्स का पद बदलकर नर्सिंग ऑफिसर किया गया है। इसी प्रकार नर्सिंग सिस्टर का नाम बदलकर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और मैट्रन का नाम बदलकर चीफ नर्सिंग ऑफिसर किया गया है। इसके बाद हरियाणा में राज्य के श्रमिक दिवस कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 17 सितंबर 2021 को। हरियाणा में आयुष्मान भारत पखवाड़ा कब से कब तक बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच। इसके बाद है, भारत का कौन सा राज्य नई बिजनेस कैपिटल बना है? तो ये बना है हरियाणा राज्य। इसके बाद है, इंडसइंड बैंक और एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ने किसानों को वित्त सेवाओं की पेशकश करने के लिए भागीदारी की है। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है फरीदाबाद के अंदर। इंडसइंड बैंक ने किसानों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों की अपनी रेंज को और अधिक सुलभ बनाने के लिए भारत की प्रमुख ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, जिसे एस्कॉर्ट्स एग्री मशीनरी भी कहा जाता है, इनके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये वित्तीय सेवाएं ऋण या कृषि वित्त समाधान के रूप में जो सेवाएं हैं वो प्रदान करेंगी। इस साझेदारी को एस्कॉर्ट्स एग्री मशीनरी के सीईओ सेनु अग्रवाल, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, एस्कॉर्ट्स एग्री मशीनरी कंपनी के जो सीईओ हैं वो सेनु अग्रवाल हैं, और इंडसइंड बैंक के कार्यकारी उपाध्यक्ष सिब्बन कोल के द्वारा औपचारिक रूप दिया गया है। इसके बाद हरियाणा के कितने जिलों से जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है ये गुजरेगा? ये नया हाईवे पास किया गया है। तो ये हरियाणा के 3 जिलों से गुजरेगा, जिसमें गुरुग्राम, पलवल और नूह शामिल होंगे। दिल्ली एनसीआर के अंदर 53,000 करोड़ की लागत से सड़क व पुल निर्माण के 15 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं। इनमें से 14 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट पूरे होने से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम होगा और लोगों को ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति मिल सकेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के उपरांत नितिन गडकरी गुरुग्राम जिले के सोहना उपमंडल के लोहटकी गाँव में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके बाद हरियाणा में जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मनिका शोकंद को। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने फेमिना मिस इंडिया 2020 मनिका शोकंद को हरियाणा में जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। मनिका शोकंद प्रदेश में जल संरक्षण के प्रति लोगों के अंदर जो जागरूकता है वो बढ़ाएंगी। इसके बाद हरियाणा सरकार ने कब तक राज्य को बेरोजगार मुक्त रोजगार युक्त जो बनाने का लक्ष्य है वो रखा है? तो ये रखा गया है 2024 तक। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के अंदर 15 से 35 आयु वर्ग में कोई भी युवा बेरोजगार न रहे। इसी उद्देश्य के साथ ही प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक हरियाणा को बेरोजगार मुक्त और रोजगार युक्त बनाना है। इसके बाद हरियाणा में कृषि राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान कब से कब तक बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है 12 सितंबर से 23 सितंबर 2021 के बीच बनाया गया, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हाल ही में किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है?
तो ये किया गया है डॉक्टर इंदिरा जाधव डैनियल को। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक आभासी समारोह में पूरे भारत में 51 नर्सिंग कर्मियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की अगर बात करें तो भारत सरकार के द्वारा यह नर्सों को दिया जाता है जो समाज को प्रदान की जाने वाली मेधावी सेवाओं को मान्यता देने के लिए 1973 में यह पुरस्कार जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल है इसकी स्थापना की गई थी। यह पुरस्कार शस्त्र संघर्षों या फिर प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों के साहस और समर्पण को भी मान्यता देता है। इस पुरस्कार में 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और एक पद शामिल होता है। 2020 राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से जो सम्मानित कुछ व्यक्ति हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं, क्योंकि हो सके तो शायद एग्जाम्स में पीछे भी पूछ लिए जाएं कि 2020 में किन्हें सम्मानित किया गया था। तो वडोदरा गुजरात की क्लिनिकली नर्स भानुमति सोमाबाई घीगावाल को कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की डिलीवरी की देखभाल के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जम्मू और कश्मीर की डीन और प्रिंसिपल डॉक्टर सेला कैनी को बालिकाओं और समाज के प्रति उनके काम के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। पांडिचेरी की नर्सिंग अधिकारी अनुराधा और नर्स लता ने भी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 जीता है। इसके बाद है किस जिले के श्रेष्ठ सप्रा को जापान में क्योटो राज्य शांति दूत बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सोनीपत के श्रेष्ठ सप्रा को। आईआईटी में दाखिले के अंदर असफलता मिलने के बावजूद इंजीनियरिंग के अंदर श्रेष्ठता हासिल करने की कोशिश का परिणाम यह रहा कि जापान सरकार ने पहले जहां खुद उन्हें न केवल क्वेटा विश्वविद्यालय में निःशुल्क चयन किया है, बल्कि अब क्योटो राज्य के शांति राजदूत के रूप में भी ये चुने गए हैं। श्रेष्ठ सप्रा डीएवी स्कूल सेक्टर 15 के छात्र हैं। प्रिंसिपल वीके मित्तल ने बताया है कि श्रेष्ठ की कामयाबी बहुत ज़्यादा बड़ी है, साथ ही प्रेरणा भी देने वाली है। इसके बाद है हाल ही में किसने हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी कुरुक्षेत्र के द्वारा प्रकाशित दीनबंधु चौधरी छोटू राम पर लिखे गए पुस्तक संग्रह का विमोचन किया है? तो ये किया गया है उपराष्ट्रपति के द्वारा। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के साथ दीनबंधु सर छोटू राम के जीवन, कार्यों व सिद्धांतों पर हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा प्रकाशित सर छोटू राम राइटिंग्स एंड स्पीच के 5 खंडों का विमोचन किया। इसके बाद है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने देश के कितने विख्यात वैज्ञानिकों का चयन गोयल पुरस्कार के लिए किया है? तो ये किया गया है 4 का चयन। 4 मतलब जो वैज्ञानिक हैं उनका चयन। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने देश के 4 विख्यात वैज्ञानिक, जिसमें प्रोफेसर एन.के. मेहरा जो एम्स नई दिल्ली की हैं, प्रोफेसर ए अजय घोष जो CSIR निष्ट तिरुवनंतपुरम की हैं, प्रोफेसर श्याम सुंदर जो BHU वाराणसी की हैं, और प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले जो ICIC के बेंगलोर से हैं। इनका चयन गोयल पुरस्कार के लिए किया है। तो इनका फिलहाल चयन हुआ है, इन्हें अभी से दिया नहीं गया है। जल्दी ही इन्हें ये पुरस्कार दे दिया जाएगा। प्रत्येक पुरस्कार में एक मेडल, प्रशस्ति पत्र एवं 2 लाख रुपए नगद शामिल किए गए हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति एवं चयन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर सोमनाथ सचदेव ने बताया है कि इन वैज्ञानिकों ने क्रमशः व्यवहारिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान में विशेष योगदान दिया है। चयन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर डोनर स्वर्गीय श्री राम एस गोयल के नॉमिनी प्रोफेसर SP सिंह ने बताया है कि प्रोफेसर मेहरा ने ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी एवं इम्यूनोलॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में, जबकि प्रोफेसर अजय घोष ने बायोलॉजी में मटेरियल्स के केमिस्ट्री के उपयोग पर विशेष काम किया है। प्रोफेसर श्याम सुंदर वाइसेरल ने लेशमैनियोसिस के उपचार में अग्रणी रहे हैं और उनके द्वारा विकसित दवा मेल्टेफोस्टिन्स कई देशों के अंदर प्रयोग भी की जा रही है। पद्मश्री प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले ने हाई एनर्जी फिजिक्स के अंदर विशेष योगदान दिया है। प्रोफेसर गोडबोले ने लीलावती डॉक्टर पुस्तक का संकलन भी किया है, जिसमें प्रसिद्ध भारतीय महिला वैज्ञानिक के योगदान को बताया गया है। गोयल पुरस्कार की स्थापना 1992 में बसे NIR स्वर्गीय श्री राम S गोयल के द्वारा की गई थी। इसके बाद है विश्व कार मुक्त दिवस हरियाणा में कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 22 सितंबर 2021 को। इसके बाद है भारत में किस देश की राजदूत सुश्री पट्टारत होंगटोंग ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल से उनके कार्यकाल में मुलाकात कर हरियाणा के बीच व्यापार, खेल, शैक्षणिक, कृषि और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की संभावना पर भी चर्चा की है? तो ये की गई है थाईलैंड के जो राजदूत हैं उनके द्वारा। हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी कृष्णा उत्सव योजना।
प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृष्णा उत्सव शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में इस उत्सव की रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई और इस उत्सव में कृष्ण के जीवन प्रसंगों को झांकी, संगीत, नृत्य व आधुनिक तकनीक के सहयोग से मनमोहक अंदाज में दिखाया जाएगा। इसके बाद हरियाणा में वीर एवं शहीदी दिवस कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 23 सितंबर को। हरियाणा के वीर शहीदों की शहादत के बारे में प्रदेश की युवा पीढ़ी को जानकारी हो, इसीलिए प्रदेश सरकार हर वर्ष 23 सितंबर को हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस मनाती है। देश की आज़ादी के बाद 1962, 65, 71 व करगिल के युद्ध में प्रदेश के वीरों ने पराक्रम का इसमें परिचय दिया था। इसके बाद हरियाणा के राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है श्री समीर पाल सरो को। हरियाणा के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी श्री समीर पाल सरो को हरियाणा के राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके बाद हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं चरणजीत सिंह। कांग्रेस पार्टी के विधानसभा सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह ली है। सुखजिंदर रंधावा और ओम प्रकाश सोनी पंजाब के 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे। अमरिंदर सिंह ने अपना इस्तीफा राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को सौंप दिया है। तो चरणजीत सिंह के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, चरणजीत सिंह जी का जन्म 1 मार्च 1963 को पंजाब के चमकौर साहिब में हुआ था। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पिछली सरकार के तहत तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण रोजगार सृजन मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। रूपनगर से चमकौर साहिब 3 बार विधायक भी चुने गए हैं। उन्हें 14वीं पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी चुना गया था। वह पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री भी बने हैं। इसके बाद हरियाणा में वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों के घरों पर किसका दर्जा अब दिया जाएगा? तो ये दर्जा दिया जाएगा ग्रीन स्टार हाउस का दर्जा। इसके बाद हरियाणा में कितनी नई मॉलिक्यूल लैब स्थापित की जा रही हैं? तो ये की जा रही हैं 8 नई मॉलिक्यूल लैब। फतेहाबाद, हिसार, नारनौल, कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी, कैथल, झज्जर व पलवल में 8 नई मॉलिक्यूल प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। प्रदेश में 1.73 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, जिसमें से 65% लोगों ने ILI लक्षण इनमें पाया गया है। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये की गई है नूह के अंदर। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की सबसे ऊंची प्रतिमा का उनकी जयंती पर अनावरण किया जाएगा। यह प्रतिमा दिल्ली मुंबई हाईवे पर हरियाणा के नूह जिले के हिलालपुर गांव के पास स्थापित की गई है। इसका निर्माण जननायक जनता पार्टी के द्वारा करवाया गया है। नूह के गांव हिलालपुर में दिल्ली मुंबई हाईवे पर स्थापित इस 42 फीट ऊंची प्रतिमा के अनावरण के लिए 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती पर समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद हरियाणा के किस जिले के खिलाड़ी ईलम चंद को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा वयोवृद्ध सम्मान दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा सिरसा के जो खिलाड़ी ईलम चंद हैं उनको दिया जाएगा। सिरसा के वयोवृद्ध खिलाड़ी ईलम चंद को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1 अक्टूबर को वयोवृद्ध सम्मान जो है वो देंगे, यानी कि उन्होंने दे दिया होगा ये सम्मान। 84 वर्षीय ईलम चंद को यह सम्मान वयोवृद्ध खिलाड़ियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार खेल उपलब्धियों के लिए दिया जाएगा। ईलम चंद मूल रूप से यूपी के बागपत जिले के बाड़ौद तहसील के गाँव अनछौड़ के रहने वाले हैं। इसके बाद हरियाणा के किस लड़के ने सियाचिन ग्लेशियर की 15,000 फीट से भी ऊंची कुमार पोस्ट पर अपना परचम लहराया है? तो ये लहराया गया है अजय कुमार के द्वारा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के अंदर 8 दिव्यांग लोगों की चर्चा की है, जिन्होंने अपने जज्बे और हिम्मत से हर किसी को हैरान कर दिया है। इन दिव्यांगों ने खून जमा देने वाली ठंड के बीच में सियाचिन ग्लेशियर की 15,000 से अधिक ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट पर फतेह हासिल किया है। इस टीम में हरियाणा के दिव्यांग अजय कुमार भी शामिल थे। इस सफलता के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनकी सराहना भी की है। इसके बाद प्रसार भारती महानिदेशालय नई दिल्ली ने नारनौल व रेवाड़ी दूरदर्शन रिले केंद्र को कब तक पत्र जारी करके प्रसारण सेवाएं बंद करने के आदेश दिए हैं? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा वो रिले केंद्र है जो हरियाणा के अंदर अभी बंद किया गया है? तो नारनौल व रेवाड़ी दूरदर्शन रिले केंद्र बंद किए गए हैं। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बंद किए गए हैं 20 सितंबर को। प्रसार भारती महानिदेशालय नई दिल्ली ने नारनौल व रेवाड़ी दूरदर्शन रिले केंद्र को 20 सितंबर को पत्र जारी कर प्रसारण सेवाएं बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब दूरदर्शन चैनल देखने के लिए
एंटीना की बजाय डीडी फ्रीज और डिश सर्विस फिलहाल स्टार्ट है, वो ही आपको लगवानी होगी। एंटीने जो हैं वो काम करने अब बिल्कुल बंद कर देंगे। दूरदर्शन रिले केंद्र नालोर के प्रभारी रणदीप यादव ने बताया है कि स्थलीय प्रेषित सेवा के तहत प्रसारित किए जा रहे दूरदर्शन के कार्यक्रम 31 अक्टूबर 2021 के पश्चात पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे। नारनौल दूरदर्शन रिले केंद्र को 32 साल बाद बंद किया गया है, क्योंकि 32 साल पहले इसे शुरू किया गया था। शहर के बीचों बीच किला रोड के पास पहाड़ी के ऊपर दूरदर्शन रिले केंद्र स्थापित किया गया था, जिसकी स्थापना 1989 के अंदर की गई थी। साल 2002 में देश की सूचना प्रसारण मंत्री रही सुषमा स्वराज यहां आई थी और डीडी मेट्रो चैनल का नारनौल के अंदर इन्होंने उद्घाटन किया था। साल 2004 के अंदर डीडी मेट्रो नाम बदलकर डीडी न्यूज रख दिया गया। उसके बाद 15 जुलाई 2020 को डीडी न्यूज चैनल बंद कर दिया गया था। इसके बजाय हिसार से दिल्ली के बीच कितने किलोमीटर लंबा हाई स्पीड ट्रैक बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा 180 किलोमीटर लंबा। हिसार में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर विभिन्न परियोजनाओं पर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी के अंदर हिसार से दिल्ली के बीच 180 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बनाने को जो मंजूरी है वो मिल गई है। यह ट्रेन हिसार से दिल्ली तक वाया हांसी होते हुए रोहतक होते हुए चलेगी। इसके लिए स्टेशन भी हिसार एयरपोर्ट के बीच अंडरग्राउंड बनाया जाएगा, ताकि पूरी सुरक्षा के साथ यात्री अपने गंतव्य स्थान तक आसानी से पहुंच पाए। इसके बाद है, प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं से युक्त इंटरनेशनल मसाला मंडी मार्केट कहां पर विकसित की जाएगी? तो ये की जाएगी सोनीपत के अंदर। सोनीपत जिले के शेरसा गांव के अंदर ड्राई फ्रूट, दाल और मसाला मार्केट को 16 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज और कनेक्टिविटी की सुविधाएं भी यहां पर अवेलेबल होंगी। मार्केट के बनने से प्रदेश में व्यापार भी बढ़ेगा और जीएसटी भी आ सकेगा। इसके बाद हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों को सौगात देते हुए गन्ने का रेट देश में सबसे अधिक कितने रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है? तो ये की गई है 362 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा। इसके बाद हाल ही में किस यूनिवर्सिटी की छात्रा का इसरो के लिए चयन हुआ है? तो ये हुआ है शिवांशी यादव का। इसके बाद है, किस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये हरियाणा सरकार के द्वारा दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जरूरतों के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसी महिलाएं अपनी नज़दीकी एएनएम, आंगनवाड़ी वर्कर्स या आशा वर्कर से संपर्क कर सकती हैं। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 3 किस्तों में 5,000 रुपये की राशि दी जाती है तथा वे पौष्टिक आहार लें और नवजात की अच्छे से देखभाल कर सकें। इसके बाद है, इंडसइंड बैंक और एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ने किसानों को वित्त सेवाओं की पेशकश करने के लिए भागीदारी की है। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है फरीदाबाद के अंदर। इंडसइंड बैंक ने किसानों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और ट्रैक्टर और ये क्वेश्चंस मैंने पहले करवा दिया है, शायद ये दोबारा से यहाँ पर कॉपी होगा। खैर चलिए, इसको हम स्किप कर देते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे सैल्यूट हरियाणा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है महरूफ अली को। जिला के अपराध शाखा 2 के इंचार्ज महरूफ अली को चंडीगढ़ में आयोजित सैल्यूट हरियाणा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा सम्मानित किया गया है। लूट, डकैती, हत्या व स्नैचिंग्स के मामलों को सुलझाने व कोरोना काल में अहम ड्यूटी निभाने पर इन्हें ये सम्मान दिया गया। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में 1140 करोड़ रुपए की लागत से पैंट निर्माण संयंत्र लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा पानीपत जिले के अंदर। आदित्य बिरला ग्रुप हरियाणा के अंदर 1140 करोड़ का निवेश करने जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियली एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पानीपत में एक बड़ा पैंट निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए आदित्य बिरला समूह की टीम को नियमित आवंटन जो पत्र है वो सौंप दिया है। तो यहाँ पर हमारे टॉप 70 क्वेश्चनों की जो वीडियो है इस महीने की वो ख़त्म हो गई है। अगर आपने ये वीडियो पूरी वॉच कर ली है तो आपके एग्जाम्स में लगभग करंट अफेयर के क्वेश्चंस इसी में से ही देखने को मिल जाएंगे। अगर फिर भी आप इस वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के शुरुआत में मैंने नंबर जो व्हाट्सअप बताए थे उस पर आप मैसेज कीजिए और 1 महीने की 20 रुपये, 6 महीने की 60 रुपये, 1 साल की 100 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उतने रुपये आपको पे कर देने हैं और जिसके बाद हम पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। तो इस प्रकार से आप पीडीएफ से भी जो स्टडी है वो कर सकते हैं। खैर चलिए, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।